8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना क्या होती है इस पाठ में हम जानेंगे। गिनने मापने योग्य वस्तुएं किसी आकार विस्तार या घटना के संख्यात्मक मान को हम राशियां कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे रुपए, 500 रुपये, 100 रुपये। दूरी 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। आकार, समय, लंबाई, वज़न, आयतन आदि के रूप में होती है। ये राशि कहलाती हैं। राशियों की तुलना वस्तुओं के भार की, दूरी की, व्यक्तियों की संख्या की, रुपए, पैसे, आयतन, द्रव्यमान इत्यादि की। राशियों की तुलना की अलग अलग विधियां निम्नलिखित हैं। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, विचरता, बट्टा, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका एक उदाहरण से समझते हैं हम। अनुपात का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। एक पेड़ पर 20 अमरूद लगे हैं और दूसरे पर 5 अमरूद लगे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहले पेड़ पर दूसरे पेड़ की तुलना में 4 गुना ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं, या दूसरे पेड़ पर पहले पेड़ की तुलना में 1/4 अमरूद लगे हुए हैं। अनुपात को बटे 5 बटे के रूप में या 20 अनुपात, ये दो बिंदी है, ये अनुपात का चिन्ह कहलाता है 20:5 के रूप में। अब हम इसको भाग देंगे तो 5 से 4 बार, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, तो इसे 4/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात या तुलना हमेशा समान राशियों की जाती है। जैसे लंबाई की तुलना, एक इंसान की लंबाई की तुलना एक इंसान से ही करेंगे हम, ना कि किसी चींटी से। इसी प्रकार से जैसे वज़न की तुलना, किलोग्राम में अगर किसी चीज़ का वज़न कर रहे हैं तो हम ग्राम से उसकी तुलना नहीं करेंगे, किलोग्राम से ही उसकी तुलना यानी कि तुलना हमेशा समान राशियों में की जाती है। इसके अलावा अगली चीज़ है बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट। जैसे आप दुकानों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कपड़ों पर दुकानदार जो है 20% की छूट देता है। अगर मान लीजिए उस कपड़े का मूल्य 100 रुपये है तो 100 रुपये का 20% हुआ 20 रुपये, तो 20 रुपये कम करके वो आपको कपड़ा जो बेचेगा वो 80 रुपये में दे देगा। तो वो 20% जो है छूट वो बट्टा कहलाती है। उसके ऊपर जो लिखी हुई कीमत रहती है वो अंकित मूल्य कहलाता है, और जिस कीमत में व्यापारी हमको वो चीज़ बेच देता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये सूत्र आप याद कर लें। डिस्काउंट यानी कि छूट निकालने के लिए जो टैग के ऊपर कीमत रहती है अंकित मूल्य, उसमें से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। जैसे 100 रुपये कीमत लिखी हुई थी, 80 रुपये में व्यापारी ने हमको दे दिया, तो छूट या बट्टा 20 रुपये हमें मिला। इसी प्रकार से हम बट्टा प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, ये हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इन सूत्रों को आप ज़रूर से याद कर लें। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से, यानी 100 में से जितने भी आपने चीज़ें ली हैं उन्हें हम प्रतिशत में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 5% दिया गया है, तो 5% का अर्थ ये है कि 100 में से 5 चीज़ें हमने ली हैं। 25% का अर्थ है 100 चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं, उनमें से 25 चीज़ें हमने ले ली हैं, तो 100 में से 25, तो 25% कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप गणित का पेपर देते हैं और आपके 100 में से 70 नंबर आते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे 70% नंबर आए हैं गणित में, यानी प्रतिशत हमेशा 100 में से ही निकाला जाता है। 2/3 को प्रतिशत रूप में लिखना है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए हमेशा आप ध्यान रखें 2/3 को प्रतिशत में बदलना है हमें, तो हमें 100 से गुणा करके, ये चिन्ह जो दिख रहा है आपको ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो इस प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ देखिए अंश का गुणा होगा, 200 हो गया, 200/3, 3 से भाग दे दिया 200 में, तो 66 सही 2/3%। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है हमें, तो उसमें 100 से गुणा कर दीजिए और पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद आता है लाभ और हानि। लाभ हानि से आप परिचित होंगे। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं
और उसको ज़्यादा मूल्य पर बेच देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमें लाभ हुआ। लेकिन हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और हम उसको बाद में 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमें हानि हुई। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो हमें लाभ होगा, और क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से तो हमें हानि होगी। साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज I बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहाँ पे P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो राशि हम उधार लेते हैं। R का मतलब है दर, जिस दर से हमने राशि उधार ली है। T का मतलब होता है समय, जितने समय के लिए हमने राशि को लिया है और उतने समय के बाद हम उस राशि को लौटाएंगे तो वो कहलाता है समय। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है? हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 35 किलोमीटर बटे 25 किलोमीटर। अनुपात का मतलब बटे में होता है, किलोमीटर से किलोमीटर काट देंगे। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 25 और 35 दोनों आते हैं? तो 5 का पहाड़ा। 5 के पहाड़े में 7 बार में 35 आता है, 5 बार में 25 आता है। तो ये 7 बटे 5, या इसको हम लिख सकते हैं 7 अनुपात 5। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, 7 अनुपात 5। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर होगा? तो हम मान लेते हैं छोटी संख्या जो है वो है 3, तो 3 का 4 गुना मतलब 3 गुना 4 कितना होगा? 12। ठीक है, तो ये हमेशा 400% वृद्धि के इक्वल होगा। तो वृद्धि हुई 400%, यानी ऑप्शन बी। तीसरा सवाल, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन सी है इसका 240। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा? तो 55,000 रुपये हो जाएगा। एक मेज का अंकित मूल्य 1,200 है, तो इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो बट्टा यानी 8% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य होगा 1,104 रुपये। एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1,120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि जैकेट का अंकित मूल्य ए है, तब ए का क्योंकि 20% छूट दी गई है उसके बाद 1,120 रुपये में बेची जाती है, तो ए का 80% हुआ 1,120 रुपये। तो 80% निकालेंगे हम, प्रतिशत का चिन्ह है तो यहाँ बटे में 100 आ जाएगा। पक्षांतरण करेंगे तो 100 गुणा करेगा 1120 के साथ में, इसके बटे में 80 आ जाएगा। एक शून्य से यहाँ पे एक शून्य को काट दिया। अब हमने 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 से 14 बार काट दिया। तो ये 14 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 1,400 रुपये, यानी कि छूट देने के पहले उस वस्तु का मूल्य था 1,400 रुपये। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितनी धनराशि थी। तो हमने मान लिया कि उसके पास शुरू में y रुपये थे। अब उसने उसका 50% खर्च कर दिया, यानी y का 50%, तो 50 बटे 100 बराबर 800 रुपये बचे उसके पास। पक्षांतरण कर देंगे, शून्य से शून्य काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 800 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 1,600 रुपये, यानी प्रारंभ में उसके पास 1,600 रुपये थे। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने माना एक कुर्सी का क्रय मूल्य x व विक्रय मूल्य y है, तब प्रश्न के अनुसार 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 12x हुआ 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसको काट देंगे 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। तो y यानी कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हुआ 6x बटे 5, जो कि ज़्यादा है एक कुर्सी के क्रय मूल्य से, यानी कि लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो कितना हुआ लाभ? तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 6x बटे 5 माइनस x
पूरे के बटे में x गुणा 100 से करेंगे। यहाँ पे इसको हल करके हमने निकाला तो निकला है 20%। शकीर ने एक कूलर 10% कर सहित 4,400 रुपये में खरीदा। वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट मतलब टैक्स। तो माना कर जोड़ने यानी टैक्स जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य 100 रुपये था, तब कर जोड़ने के बाद 10% कर जोड़ा है, कर सहित मूल्य होगा 110 रुपये। कर सहित मूल्य 4,400 रुपये है, तो वास्तविक मूल्य 100/110 गुना 4,400 होगा। तो यहाँ एक जीरो से दूसरे जीरो को काट दिया। अब हमने यहाँ पे भाग दिया है 11 से, इसको काटा तो 40 बार भाग चला है। 11 चौक 44 और ज़ीरो पीछे लगा दिया, 40 बार भाग चला गया। 40 का गुणा 100 से करेंगे तो 4,000 रुपये, यानी कि कर जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य 4,000 रुपये था। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कर जोड़ने से पहले मूल्य 100 रुपये था, तब कर जोड़ने के बाद क्योंकि 4.5% कर लगा है तो 104 रुपये 50 पैसे होगा। यदि कर सहित मूल्य 3,155 है, तब वास्तविक मूल्य 100/104.5 गुना 3,155 होगा। अब यहाँ पे हमने भाग दे दिया है 3,155 में 104.5 से, तो भाग देने पर आ रहा है 3,019 रुपये और 13 पैसे। ये वास्तविक मूल्य है उस वस्तु का। 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित मतलब वर्ष में एक बार ही ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालेंगे कि एक वर्ष के बाद कितना प्राप्त हुआ है। तो देखिए मूलधन की जगह 10,000 रख दिया है। आर का मतलब होता है दर, तो 5 और समय दिया है 2 वर्ष। इसको हल कर लेंगे हम, तो यहाँ हल करने पे आ रहा है 11,025 रुपये। अब ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया है 2 वर्ष का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मिला 2 वर्ष में 5% की दर से 10,000 का 1,025 रुपये। रुपये 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर हमने मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन निकाल लिया है। मिश्रधन निकालने के बाद यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है हमने, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 34,305। मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया। साधारण ब्याज निकाल लिया है। अब देख पा रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है तो उसमें से साधारण ब्याज को घटा दिया, तो यहाँ पे निकल आएगा दोनों का अंतर यानी कि 7,305 रुपये 37 पैसे। आप ध्यान रखें चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर रुपये 425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है। 25% छूट के बाद दुकान ए पर मूल्य निकाल लेंगे हम, तो 540 का 75% हुआ 405 रुपये। अब 405 रुपये क्योंकि कम है 425 से, अतः दुकान ए पर कम कीमत में खिलौना उपलब्ध है। और कितनी कम कीमत हो, 425 में से 405 को घटा दिया तो 20 रुपये कम कीमत पर। 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई है। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो 2025 के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई है। तो अब यहाँ सूत्र लगा दिए हैं, मिश्रधन वाला, जनसंख्या वृद्धि वाला। 37,500 गुणा कर लेंगे, हल करने पर आ रहा है 39,015। अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हैं तो अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका के अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। तो यहाँ पे आप माह अगस्त के लिए मैंने लिखा है, आप चाहें तो अपने अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मकान किराया, शिक्षा पढ़ाई का मासिक व्यय कितना हो रहा है, किराने का,
गैस की बिजली का बिल मासिक कितना आ रहा है, फल सब्जियों पर कितना खर्च हो रहा है, मोबाइल रिचार्ज पर मंथली कितना खर्च हो रहा है, मनोरंजन पर कितना खर्च हो रहा है और अन्य सामग्री पर कितना है। यानी कि माह अगस्त 2024 का कुल खर्चा यहाँ पे देखिए 29,000 रुपये आ रहा है। मेरे अनुसार आप अपने मम्मी पापा से पूछकर ये राशि भरें। इसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं, हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हो रहा है, तो कुल आय आपकी जितनी हो उसके अनुसार प्रतिशत निकाल लें। परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत है, तो 42%। आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मनोरंजन और मोबाइल रिचार्ज के खर्चों को थोड़ा कम करके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, आपके उपयोगी रहा है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।